डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस सिंगल क्लास में हमने आई सीरीज़ के 52 से 53 या 55 के 55 पूरे फार्मूलाज को पूरी तरह से कवर किया है। जी हाँ, एक भी फार्मूला नहीं छोड़ा गया है। चाहे आप अकाउंटेंट हो, फाइनेंस मैनेजर हो, या फिर डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट और या फिर डाटा एंट्री का काम करने वाले हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपकी एक्सेल एडवांस एक्सेल क्लास की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी। इसलिए इस क्लास को अच्छी तरह से देखो और इसके साथ साथ जो भी हमने क्लास में वर्क किया है उस पूरी क्लास को हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। और वीडियो देखने वालों बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ फंक्शन check a condition. If it is true, it gives one result. If false, it gives another. if ये किसी कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो एक रिजल्ट देता है, अगर कंडीशन गलत है तो दूसरा रिजल्ट देता है। अब देखो जरा इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, है ना। फिर यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इक्वल इफ़, हमने कहा इफ़ B3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो क्या आए, आ जाए पास, और नहीं तो क्या आए, आ जाए फेल। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे तो अपनी कंडीशन के हिसाब से वो रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया है, फेल आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने 50 से क्या बोल रहे हैं, हमने कहा इफ़ मतलब यदि B3 बड़ा है बराबर 50 के तो पास, नहीं तो फेल। अब यहाँ से एंटर करेंगे, नीचे कंट्रोल D करेंगे, या इसको इस तरह से माउस को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो जो 50 से ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे तो वो पास हो जाएंगे और जो 50 से कम वाले होंगे वो फेल हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि कहाँ पे यूज़ करना है इसको, तो इस तरह से यूज़ करने के लिए हम सिंपल पहले से टाइप फार्मूला पे आपको दिखा देते हैं, एक बार रिव्यू करवा देते हैं। मान लो यहाँ पे हमारी टेबल बनी है, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया SST हिंदी, टोटल परसेंटेज लिख दिया और इस तरह से यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पूरा वो कर दिया। हाँ, कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, 500। हाँ, ऐसे लगा सकते हैं, 500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो ये क्या आ गए, नेम आ गए, SST हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आ गया और टोटल आ गया। मेन मोटो हमारा ये है। तो टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा इक्वल टू G2। टोटल करने के लिए सम B2 से लेकर F2 तक नीचे ड्रैग कर दिया, सम कर दिया। फिर G2 डिवाइड, मतलब जो भी टोटल मार्क्स आए हैं वो डिवाइड हो जाए 500 के साथ और मल्टीप्लाई 100 टोटल मार्क्स में से। ठीक है, अब यहाँ पे मेन हमारा फॉर्मूला ये आ गया। हमने कहा इफ़ H2 बड़ा है या बराबर है 90 के, यानी कि ये परसेंटेज जो है इसकी, ये वाली यहाँ पे, ठीक है ना, ये बड़ी है या बराबर है 90 के तो A1 दिखे। इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 80 के तो A2 दिखे। इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 70 के तो V1 दिखे। इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 60 तो V2 दिखे। इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 50 के तो C1 दिखे। फिर इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 45 के तो C2 दिखे। इफ़ H2 ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, इफ़ H2 बड़ा है बराबर है 40 के तो D1। इफ़ H2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 के तो D2, मतलब जो भी आपको कंडीशन देनी है। ठीक है ना।
फिर अगर यहाँ से क्या हो H2 लेस देन हो 33 तो क्या आए E1 आ जाए। तो इस तरह से उसके हिसाब से इसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा डाटा A1 आ गया, B1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 95% है। तो उसके हिसाब से देखो 95 में क्या बोला हमने, 90 से ऊपर वाले का A1 दिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो हमने क्या बोला है कि 90 से ज़्यादा हो जो A1 दिखे, जो 80 से ज़्यादा हो तो क्या दिखे A2, 70 से ज़्यादा B1। तो इस तरह से उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नेम लिख दिया, सैलरी लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने कहा DA यानी कि महंगाई भत्ता। हमने कहा इफ़ B2 बड़ा बराबर है 100 से तो 20% दिखे, इफ़ B2 बड़ा बराबर है 80,000 से तो 15%, इफ़ B2 50,000 से ग्रेटर देन है तो 10%, और B2 लेस देन है 50 से तो मतलब जो भी अपने हिसाब से नीड है आपको कंडीशन देनी है तो 5% दिखे। फिर ठीक है ना, अभी फिलहाल हम आपको कंडीशन सिखा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस का निकालना है तो इफ़ B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख तो 20%, B2 बड़ा बराबर है 80 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 10%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 5%, लेस देन 50,000 तो 0%। फिर इस तरह से TDS का हमने कहा इफ़ B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब किसी की सैलरी है 2,80,333 से तो 30% है ना। इफ ठीक है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स यहाँ TDS लिखा है पर यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से बताया है कि अगर 2,80,333 से ज़्यादा किसी की सैलरी है तो 30%, 1,66,000 से ज़्यादा है तो 20%, अगर किसी की है 1,25,000 से तो 10%, अगर ग्रेटर देन और 1 लाख है तो 5%, और लेस देन है 1 लाख से तो 0%। तो ये भाई हमने अपने हिसाब से डाटा चलाया। ये हम अगर रियल जो आपने देखनी है तो वो आप एक बार इनकम टैक्स की साइट में जाकर चेक कर सकते हैं या TDS पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं कि कितने % पे कितना TDS कटेगा, उसके हिसाब से आप फार्मूला आउटपुट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको रियल मत समझ लेना, रियल डाटा नहीं है, डमी डाटा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इफ़ को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हम हर तरह से आपको ये समझा दिया है। इफ एरर रिप्लेस ए स्टैंडर्ड एक्सेल एरर लाइक #div divide 0 with your own custom message। इफ एरर ये किसी सिंपल एक्सेल एरर जैसे #div 0 की जगह अपना कस्टम मैसेज देखने के लिए इसका यूज़ या मैसेज देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो चलो अब करते हैं काम। यहाँ पे मान के चलो हमने सेल पर्सन के नाम लिख दिए, हमने कहा अमित, राहुल, प्रिया, नेहा, फिर इनकी टोटल सेल लिख ली 5,000, 3,000, 7,000 एंड इसकी है नेहा की 0। फिर यूनिट सोल्ड इसने 10 किए, इसने 0, इसने 14 एंड इसने 0। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, हमने कहा इक्वल B9 डिवाइड C9। तो B9 में उनकी टोटल सेल है और यहाँ पे यूनिट कितने सेल किए तो उससे डिवाइड तो पर यूनिट हमें पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, फार्मूला लगा दिया विदाउट इफ एरर, मतलब इफ एरर का यूज़ नहीं किया, सिंपल फार्मूला लगा दिया ऐसे B इक्वल B9 डिवाइड C9। तो इसका आंसर 500 आया। इसका क्या आ गया, अब 0 से डिवाइड तो कर नहीं सकते तो क्या आ गया #div डिवाइड 0 आ गया, है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में फिर 500 आया, फिर #div 0 आ गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने लगा दिया इफ एरर का फार्मूला। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा इक्वल इफ एरर यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा इक्वल इफ एरर, ठीक है ना, B2 डिवाइड C2 ठीक।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पहले कोमा लगाना है और यहाँ पे डबल कोड लग जाएगा और फिर यहाँ पे क्या कहना है जो भी मैसेज देना है, यहाँ पे मैंने दे दिया एरर कि एरर आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे ना, तो भाई साहब यहाँ पे 500 नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों आया एरर? क्योंकि हमने इफ़ एरर का यूज़ किया है और हमने उसमें मैसेज दिया। हमने क्या बोला था कि अपना कस्टम मैसेज दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमने अपना कस्टम मैसेज दिखा दिए, यहाँ पे एरर। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिखाया हमने किया, इफ़ एरर B3 डिवाइड C3, यानी कि B3 डिवाइड B3 तो है नहीं ये, पहले ये हमारा डाटा है, क्या है हमारा। अब इसी डाटा को यहाँ से इसी तरह से ड्रैग करेंगे तो ये वैसे वो भी हो जाएगा। नो सेल करना है, लेकिन हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नो सेल, ठीक है ना। क्या किया, नो सेल। तो एंटर करते ही क्या आया, नो सेल आ गया। क्यों आया नो सेल? क्यों आया नो सेल? क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसकी सेल 0 है, तो यहाँ पे हमने नो सेल लिख दिया, है ना। समझ गए बात? अब ये तो सभी में जो भी कमेंट दिया होगा, मैसेज दिया होगा, तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ से एरर। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले के लिए कंप्लेन आती है कि हमारे खासकर इंस्टाग्राम वाले बंधुओं, भाई इंस्टाग्राम वाले बंधुओं यूट्यूब में जाओ और अच्छी क्वालिटी के वीडियो देखो, क्योंकि हमारे वीडियो कोई वो तो है नहीं कि रील बना रहे हैं आपको। हमने तो अच्छे से सिखाना है आप लोगों को, है ना। हमें तो अपने देश को आगे बढ़ाना है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, एक्सेल सीखो, पाइथन सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, डीप लर्निंग सीखो और फ्री में सीखो। बताओ इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। जो सीखना चाहता है तो यूट्यूब में आए, ACI कंप्यूटर पे जाएं और ठीक है, जो भी सीखना है आपने, पाइथन, C++, जो भी, वो सर्च करें और यूट्यूब में आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से हमने जो मैसेज देना था, मैसेज दे दिया, ठीक है। जो नो सेल है तो इसमें नो सेल, जिसमें एरर है तो एरर डाल दिया। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इफ एरर का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना है, इसका मेनली यूज़ अपना कस्टम मैसेज दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? इफ एरर का यूज़ अपना कस्टम मैसेज दिखाने के लिए किया जाता है। इफ्स checks multiple condition one by one and gives the result for the very first true match. इफ्स ये एक करके कई कंडीशंस यानी कि शर्तों को चेक करता है और जो भी पहली शर्त उसको सही मिलती है उसका वो आउटपुट देता है, यानी कि रिजल्ट देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पहली चेक करेगा। जैसे मैंने कहा कि इफ़ ए बड़ा है 90 से, तो अगर ए बड़ा होगा 90 से तो उसने बता देना है कि ए आ जाए, मतलब ग्रेड ए आ जाए। फिर इफ्स अगर 80 से बड़ा है तो बी आ जाए। तो मतलब जो भी उसके हिसाब से उसको कंडीशन सही मिलेगी तो वो उसको पकड़ के सीधा फर्स्ट रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लगाया, यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो अमित, और वैसे हमने कोई भी मार्क्स दे दिया। देखो इसी तरह से इफ़ की तरह ही यूज़ होता है, बस वो लूप के अंदर उसमें सॉरी इफ़ के अंदर इफ़ मतलब नेस्टेड इफ़ यूज़ होता है। यहाँ पे सिंपल सा होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, किया इक्वल IFS, ठीक है, IFS। फिर हमने क्या किया B2, तो यहाँ पे B2 नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा B। हमने कहा इफ नहीं इफ्स B15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 या 90, जो भी अपनी नीड के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। मेन अब इन फंक्शंस को हम आपको समझा रहे हैं, नीड के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि यूज़ करना है तो वो आकर आपको हमारे यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है ना।
इफ V15 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ V15 ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 60, ओ सॉरी, मैं फिर दोबारा उसमें पहुंच गया, किस पे, इफ में पहुंच गया। इफ नहीं है, इफ से सीधे लिखो B2 बड़ा है जब बराबर है किसके, 40 के। इसमें बार बार इफ नहीं लिखना पड़ता, पता है ना, उसमें लिखना पड़ता था। देखो इसमें यहाँ पे इफ से लिखा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में, फिर आगे देखो इफ में सीधा टाइप करता जा रहा हूँ अपनी कंडीशन, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। पुराने लोगों को तो इफ से प्यार हुआ है तो वो इफ ही यूज़ करते हैं, लेकिन नए लोगों ये ज़्यादा इजी है। अब जैसे एंटर करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। क्यों आया, अब ये लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है ना। हमने क्या कहा, इफ्स, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार लगाया, वहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते थे इफ B15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो A1 दिखे, फिर दोबारा इफ लगाते थे, है ना। तो यहाँ पे आपको बार बार इफ नहीं लगाना, वही कंडीशन सिंपल लगा के आगे बस वही लिख देना है कि B15 ग्रेटर देन और 60, B2 हो गया, ये 15 डालो यहाँ पे, ठीक है ना। समझ गए बात। अगर लेस देन है 40 से तो फेल आ जाए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला यूज होता है, इस तरह से क्या, इफ्स का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर कम्प्लीटली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखना चाहते हैं तो आप ACI कंप्यूटर में आकर सीख सकते हैं प्रैक्टिकली। IFNA स्पेसिकली कैचेज द #NA error mostly used with VLOOKUP and hide it or show a custom message। ये खास तौर पर #NA एरर को पकड़ता है जो ज़्यादातर VLOOKUP में आता है और उसे छुपाता है या फिर कस्टम मैसेज दिखाता है। क्या करता है, कस्टम मैसेज दिखाता है। यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया इफ़ एंड ए VLOOKUP, यानी कि A21 में जो VLOOKUP लगाया, फिर हमने बोला $B $21 जो है, और $B $21 से लेकर $B $24 के बीच में 1 और नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे अमित मिल गया। क्या मिला, अमित मिल गया। क्या मिला, अमित मिल गया। कहाँ मिला है अमित, ये देखो यहाँ पे उसको, यानी कि $B $21 में से लेकर $B $24 के अंदर उसको अमित मिल गया है। मिला है ना अमित, कहाँ मिला है अमित, ये देखो यहाँ पे अमित, और ये देखो यहाँ पे अमित मिल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अमित आ जाएगा। पर मानो मैं यहाँ से अमित को हटा देता हूँ तो क्या आएगा, वही आएगा भाई साहब। क्या आएगा, जो मैसेज दिया हुआ है हमने नॉट फाउंड का। तो कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, कस्टम मैसेज दिखाने के लिए इफ एंड ए का यूज किया जाता है। यही लिखा है ना उसमें कंडीशन में, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इफ एंड ए का देखो क्या लिखा है, शो ए कस्टम मैसेज, है ना, लिखा है ना। तो ये शो करता है क्या, कस्टम मैसेज। क्या शो करता है, कस्टम मैसेज को शो करता है ये भाई साहब, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें तमाशा दिखाते हैं, यहाँ से अमित को हटा देते हैं। तो ये क्या आ गया, नॉट फाउंड आ गया। अगर मानो यहाँ पे मैं अनीता लिख देता हूँ, अनीता, अब ये फार्मूला उनको समझ आएगा जिनको VLOOKUP आता होगा, तो नहीं तो जिसको नहीं आता VLOOKUप तो सबसे पहले VLOOKUP चेक करें। कहाँ पे, कहीं चेक नहीं करना आपने, यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे लिखना है ACEI कंप्यूटर VLOOKUP,
बी लुकअप देखो, फिर उसके बाद ये देखना, फिर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, समझ गए भाइयों? तो यहाँ पे अनीता डाला तो नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन अमित के सामने यहाँ पे मैं अमित डालूंगा तो क्या आ जाएगा? अमित डालते दोबारा अमित आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे रोहित डाला है, यहाँ पे राहुल है, सेम है ही नहीं। और वैसे भी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, A22 में क्या है, A22 से $B से $T के अंदर क्या अगर होगा तो वो आ जाएगा, मैच करेगा, तो नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, है ना? तो इस पर मैच नहीं कर रहा कोई सा भी, खाली अमित के सामने अमित ही तो है, बाकी कोई है ही नहीं, तो क्या आया? नॉट फाउंड। फिर इसमें प्रिया ही तो है, तो प्रिया है ना, यहाँ पे देखो प्रिया है, तो प्रिया यहाँ पे आ गई। ठीक है, पर मानो प्रिया की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिया लिख दिया, तो एंटर करते ही क्या होगा, नॉट फाउंड आएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको अच्छे से देख लो। ये देखो, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं भाइयों, तो ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, दोबारा देखो, बड़ा कर लेते हैं साइज, लो दिख रहा है ना? तो ये क्या है हमारा A21, वो जो अमित था पहले वाला A20 वाली लाइन में अमित, ये क्या है, यहाँ से लेकर देखो A21 है, और यहाँ से लेकर कहाँ तक, 24 के बीच में, $24 के बीच में, क्योंकि डॉलर का यूज़ इसलिए होता है कि सेल चेंज नहीं करने होते, तो ठीक है ना? तो 1 फॉल्स आ जाए अगर ना हो तो। ठीक है, तो इस तरह से मैसेज के हिसाब से जो भी मैसेज दिया होता है वो आ जाएगा। ठीक है ना भाई साहब? यहाँ नॉट फाउंड का मैसेज दिया, देखो नीचे नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको पहले ही डेफिनेशन के अंदर से ही कि ये कस्टम मैसेज दिखाता है। तो इस तरह से इसको करो सेव। IMABS फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एडवांस मैथ। IMABS ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 3 + 4। अब ये तो 5 आ गया आंसर इसका, है ना? IM यहाँ पे कुछ भी टाइप किया है, देखो इसको इक्वल IMABS। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। लेकिन ये 5 आया कैसे है? देखो भाई साहब, इस तरह से बैक में काम करता है। ये पढ़ा है ना मैथ के अंदर, इस तरह से x² फिर y²। अब इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर वैल्यू निकालेगा। ठीक है ना? पता है? अरे ये वाली यार मैथ में जो पढ़ते थे, कौन सी, जैसे 3 की निकालनी है तो इस तरह से देखो, ऐसे 3 की निकालनी है तो ये 3 की, सॉरी ऐसे 3 की निकालनी है तो 3 क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हुआ है, ऐसे करके इक्वल करके 3 × 3 हो गया, 9 हो गया। फिर उसका दूसरी वैल्यू क्या है, 4, क्या है 4, तो इक्वल 4 फिर × 4 कर दिया, कितना हो गया 9 प्लस ये कितना होता है 25, कितना होता है भाई साहब 25 होता है ना। हाँ, ये 25 है तो 5 × 5 कितना हो गया 25। समझ गए ना बात? मेथड समझ आया? इसी तरह से नीचे वालों का मेथड है। समझ आया नहीं आया? कैसे नहीं आया भैया? देखो ये 3 है, 3, ये 3 का ऐसे 2 स्क्वायर ये होता है, ऐसे करके स्क्वायर 2, तो 3 × 3 कितने हो गए, देखो 9 हो गए। और 4 नेक्स्ट की क्या वैल्यू है 4 × 4 कितने हो गए, कितने हुए 4 × 4 16, और 9 + 16 कितने हो गए 25। 25 5 अब 5 × 5 कितना होता है 25। कोई दिक्कत है तो बता दो, सिंपल सी बात समझ आ गई। फॉर्मूला देखना है देख लो इसका, लो
ठीक है ना, फॉर्मूला इस तरह से काम करता है ये, ठीक है, वैल्यू ये है। चलो जी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर समझ आ रहा है तो। इमेजिनरी, एक्सट्रैक्ट ओनली द इमेजिनरी पार्ट, द आई पार्ट्स फ्रॉम ए कम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी, ये किसी कम्प्लेक्स नंबर में से किसी इमेजिनरी पार्ट वाला हिस्सा अलग करता है, यानी कि रिमूव करता है, हाइड करता है, हटा देता है, ठीक है। तो चलो हटाओ इसको। तो यहाँ पे किया इक्वल इमेजिनरी, और यहाँ पे क्या लिखा है 3 + 4i, क्या लिखा है 3 + 4i लिखा है, उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से एंटर कर दिया। तो क्या आया, यहाँ पे क्या लिखा था 3 + 4i, तो i वाले हिस्से को हटा दिया। फिर नीचे यहाँ से कंट्रोल के साथ D करेंगे या ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 5 - 12i, तो यहाँ पे खाली -12 आ गया, i को हाइड कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर 1 + 1i, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, खाली i को हटा दिया। फिर 6 - j, तो -j को हटा दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, खाली 1 रख दिया। तो इस तरह से किसको अलग करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देता है, ठीक है ना। वीडियो अगर समझ आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ लिखा है एक्सट्रैक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रॉम 3 + 4i, तो i को हटा दिया। एक्सट्रैक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ, क्या आया यहाँ पे भी i को हटाया। एक्सट्रैक्ट द कोएफिशिएंट डिफॉल्ट टू i, तो यहाँ पे उसको भी हटा दिया। तो इस तरह से सभी को हटा देता है, मतलब जो भी क्या होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं, क्या होते हैं कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको, उनमें से सिंपल नंबर को मतलब इमेजिनरी को रिमूव कर देता है, हटा देता है, ठीक है ना। चलो, आई एम आर्गुमेंट कैलकुलेट द एंगल इन रेडियंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। आई एम आर्गुमेंट, ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का एंगल रेडियंस में कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इक्वल आई एम आर्गुमेंट A39, एंटर करते ही क्या आ गया 0.9222, ये आ गया 0.927295218 आ गया। अब ये काम कैसे करता है, जैसे 4 को 3 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा 1.33 आ गया, ठीक, समझ गए। फिर क्या हुआ, फिर जब ट्रिग्नोमेट्री में 1.33 का मान निकालेंगे, तो मान निकालने में क्या आएगा, तो उसका रेडियंस में इसका आंसर 0.92 आएगा, ठीक है ना। तो ये वो है, समझ गए। और ये मैथ का फॉर्मूला है, तो ये मैथ वालों को इनको समझ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो इसको डिग्री में निकालना है तो फिर क्या करेंगे, डिग्री तो सभी जानते हैं, खैर है ना, बिना मैथ वाले भी जानते। तो इक्वल डिग्री लिख दिया। डिग्री लिखने के बाद फिर दोबारा लिखना है आई एम आर्गुमेंट्री, आई एम आर्गुमेंट, ठीक है, टैब दबा दिया। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी लोकेशन है ये हमारा, इस पे क्लिक किया तो इसका आंसर क्या आएगा 53 पॉइंट कुछ आएगा ना, क्या हो गया, अरे B39 किस खुशी में आएगा, A39 आएगा, यहाँ पे कम्प्लेक्स है ना। तो जैसे ही A39 डालेंगे तो एंटर करते ही क्या हो जाएगा, सीधा हमारा 53 क्या आ गया। ये जैसे ही हम डालेंगे तो आंसर क्या आ गया 53.13, यानी लगभग 53 डिग्री। इसका मतलब है कि
ग्राफ पर 3 + 4i का पॉइंट 53 डिग्री के एंगल पर बनता है। बाकी रो की मैथ में भी तो ऐसी है, ठीक है ना। अब इसी को यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे तो नीचे को वैसे ही आता जाएगा ऐसे, ए लो, ठीक है ना। इसी तरह से इनका निकालेंगे तो ये भी वैसे ही आएगा सब, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 1 + 1 आई, तो इसका भी वैसे ही उसी तरह से आएगा। मेथड आपको समझ आ ही गया, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना ट्रिगोनोमेट्री का मान, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री का मान। अरे ट्रिगोनोमेट्री का मान समझ लो ना, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, किसी भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ गए ना, वो वाला। तो भाइयों अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करो। अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो कमेंट करो और बताओ कि समझ नहीं आ रहा, कोई वॉइस क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत है। आई एम कॉन्जुगेट फ्लिप द +- साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। आई एम कॉन्जुगेट ये किसी कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का +- साइन को बदल देता है। तो भाई साहब यहाँ पे है फार्मूला इक्वल आई एम कॉन्जुगेट, और यहाँ पे 3 + 4i एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या करता है ये, सबसे पहली बात कि ये खाली नंबर को छूता तक नहीं है। जिसमें i लिखा है या j लिखा है तो उन नंबर को ये लेता है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, तो इसको पहले समझ लेना है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 3 + 4i, तो ये प्लस लिखा है तो प्लस को क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिया। यहाँ पे 3 - 4i हो गया। फिर 5 - 12i, तो यहाँ पे क्या किया इसने, इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 5 + 12i कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब -2 के पास भाई साहब एक बात बताओ, -2 के पास क्या कोई करैक्टर लगा हुआ है, उसके साथ करैक्टर है कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे का ऐसा रख लिया, इसको ये छूता तक नहीं है, ध्यान रखनी है ये बात। फिर यहाँ पे क्या लिखा है +3j, तो इसने क्या कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया क्योंकि 3j है। फिर 7 को तो 7 का 7 ही ले लिया इसने, क्योंकि नंबर को, खाली नंबर को तो ये छूता तक नहीं है, ठीक है। ये खाली प्लस को माइनस और माइनस को प्लस उनको उन वैल्यू को करेगा जो कम्प्लेक्स होंगी। कम्प्लेक्स का मतलब जो नंबर के साथ यहाँ पे करैक्टर टाइप किया होगा, खाली उनको बदलेगा ये, ठीक है ना। और वीडियो देखने वालों अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। धन्यवाद। आई एम कोसाइन या कोस, कैलकुलेट द कोसाइन वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। आई एम कोस ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की कोसाइन वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे भाई साहब इक्वल आई एम कोसाइन। फिर यहाँ से जो भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है तो उस पर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आ गया 2.032272300701967। फिर सेकंड का दूसरे का आ गया -3.0518977991518i। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैथ के रूल के अनुसार कोसाइन 1 + 2i को खोलने का फॉर्मूला ये है। कैसे, अब पेन से कैसे बताऊं, यहीं पे टाइप कर देता हूं, है ना। ये है फॉर्मूला COS, मैथ वालों को बता रहा हूं भैया। फिर यहाँ से ऐसे करके पहली वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना, 1 ही है ना शायद, हाँ बिल्कुल 1 है। ये देखो इधर इधर इधर, ये देखो 1,
तो 1 डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद CO क्या डाल दी, ठीक है ना। इसी तरह से करते हो। 2 है दूसरी, तो 2 डाल दी ऐसे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे हो जाएगा -i साइन फिर 1, ठीक है। प्लस 2i, ठीक है ना। सॉरी 2i नहीं, प्लस सन बाहर दिया, ये 2 डाल दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब ये क्या होती है, कोसाइन 1 कोसाइन 2, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का मान रखने पर पहला भाग 2.0 जो है ये वैल्यू आई है, ये आ गया, और सेकंड का और दूसरे भाग का 3 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। समझ गए बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी तरह से सभी का ये नीचे वालों का भी सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। मैथ वाले तो समझ गए हैं, बाकियों को पता नहीं भाई। समझ गए ना बच्चों, मैथ वालों, ठीक है। तो वीडियो समझने वालों वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आई एम कॉस कैलकुलेट द हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू निकालता है। तो यहां पे टाइम के इक्वल कोश, आई एम कोश 1 + 2i एंटर करते ही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो भाइयों, बात ये है, समझ आ रहा है आंसर क्या आया है। ये फार्मूला देख लो, यहाँ पे डबल क्लिक करते ही देखो, ये फार्मूला कुछ नहीं है, यही है 1 + 2i, ठीक है। ये आया A57 डालते ही एंटर करते ही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आई एम कॉस का पूरा नाम इमेजिनरी हाइपरबोलिक कोसाइन है। मैथ के रूल के अनुसार कोस 1 + 2i को खोलने का फॉर्मूला कोस 1 कोस 2 प्लस i साइन 1 साइन 2 होता है। इस फॉर्मूले में मान रखने पर पहला हिस्सा यानी कि पहला भाग 0.64 आ गया और दूसरा हिस्सा 1.686 बनता है, ठीक है। समझ आ गई बात। चलो, तो वीडियो देखने वालों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। IMCOT calculate the cotangent value of a complex number। IMCOT ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की कोटेंजेंट वैल्यू निकालता है। इधर फॉर्मूला ऐसे लगेगा इक्वल IMCOT, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब क्लिक करते ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। 3 + AI, समझ गए बात। अब ये होता कैसे है पता है तुम्हें, इस तरह से देखो, हम ऐसे यूज कर देते हैं। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, याद आ जाएगा मैथ का। पहले मैं बना ही लेता हूँ। इस तरह से होता है, मान लो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये क्या हो गया, कोटेंजेंट रिजल्ट हो गया, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से इसके ऐसे करके आता है, आपने देखा होगा है ना, ऐसे डॉट डॉट आ जाएगा और इधर भी डॉट डॉट आता है। ये वाली लाइन थोड़ी और बड़ी होती है ऐसे, ठीक
है ना। तो इस तरह से होता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका मतलब ये वाला ये है और ये वाला ये, ठीक है ना आंसर उसका, और ये नीचे सभी के आंसर ये, ठीक है। IMCSE calculate the cosecant value of a complex number। IMCSE ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की कॉसिकेंट वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाया इक्वल यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर डाल दिया और जैसे ही यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। IMCSE फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के CSE x इक्वल 1/sin x वाले नियम का इस्तेमाल करके किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 + 4i का कॉसिकेंट नंबर निकालता है। तो ये हमारा कॉसिकेंट नंबर ये है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स है, ये कॉसिकेंट है, ठीक है। चलो जी, IMCSE कैलकुलेट द हाइपरबोलिक कॉसिकेंट वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। IMCSE ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की हाइपरबोलिक कॉसिकेंट वैल्यू निकालता है। इक्वल IMCSE और यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4i, 3 + 4i यानी कि A75। एंटर करते ही क्या कर लेगा, ये क्या बता देगा हमें, हाइपरबोलिक कॉसिकेंट वैल्यू निकाल देगा, हाइपरबोलिक कॉसिकेंट वैल्यू निकाल दे। अब देखो यहाँ पे 1 + 2i का ये आ गया, फिर 0 + 1i का -1.1888 ये आ गया, फिर 1.5 + OI का 0i का 0.4696 ये आ जाएगा। तो होता क्या है, IMCSE फंक्शन किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 + 4i का हाइपरबोलिक कॉसिकेंट वैल्यू निकालता है, जिसका फार्मूला है CSCH ब्रैकेट Z इक्वल 1/, sin h z, ठीक है ना। तो इस तरह से एक IM डिवाइड वन कम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि IM डिव ये एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे काम करेगा, IM यहाँ पे DIV लिखना है, ठीक है, इक्वल IM DIV, फिर यहाँ पे 4 + 3i, ठीक है, कोमा 1 + 2i, एंटर करते ही यह आ जाएगा 2 - i। इसमें क्या है 5 + 10i, फिर 3 - 4i, तो इसका आंसर क्या आया -1 + 2i, फिर इसका 8 + 6i, 2 + 0i, तो आंसर क्या आया 4 + 3i, फिर इसका 1 + 1i, 0 + 1i, तो इसका आंसर क्या आया 1 - i, ठीक है, समझ गए बात।
इस तरह से ये काम करता है, ठीक है ना। क्या किया यहाँ पे, क्या किया है, कम्प्लेक्स नंबर को, एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसको इसके साथ डिवाइड किया है। IMEXP कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल निकालता है, क्या करता है, एक्सपोनेंशियल निकालता है। तो इसका फार्मूला है इक्वल IMEXP, और फिर जो भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है उस पर क्लिक किया, तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2i। जैसे हम एंटर करेंगे तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। IMEXP फंक्शन किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की को e की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर में रख कर आंसर निकालता है। जैसे e⁻1 + 2i, ठीक है ना, समझ गए ना। अब ये 0 + 1i का ये आ गया है, 2 + 0i का ये आ गया, देखो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 3 + 4i का ये आ गया है। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। IMLN कैलकुलेट द नेचुरल लॉगरिदम ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। IMLN ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का नेचुरल लॉगरिदम निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है ना, लॉगरिदम। 3 + 4i कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 + 4i। तो इस पर ऐसे ही क्लिक किया और ऐसे ही एंटर करेंगे तो क्या आ गया, 1.60। फिर यहाँ पे दूसरा क्या आया, 4 का 0.92। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 1 + 1i है तो उसका ये आ गया। फिर 0 + 1i है तो 0 को इसने 1 कर दिया, उसका 1i का 0.57, ठीक है। फिर इसका 2.71 का क्या आया, 0.9999, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से यूज़ होता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। बाकी ये सही से समझ तभी आएंगे जब आप लोगों को मैथ आता होगा, ठीक है ना। मैं पूरा मैथ तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं। IMlog10 कैलकुलेट द बेस 10 लॉगरिदम ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का बेस 10 लॉगरिदम निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ठीक है ना, मैथ के अंदर याद आ गया होगा ये वाला, ठीक है ना, log10, ये log2 इन I am log10 3 + 4i, एंटर करते ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 1 + 1i, इसका ये आंसर आया। फिर 10 + 0i तो 1 आ गया आंसर। फिर 100 + 0i का तो 2 आंसर आ गया। स्टैंडर्ड रियल लॉग बेस 10 व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0, ये इस तरह से ये इमेजिनरी होता है। जैसे मानो यहाँ पे जो लाइन होती है इमेजिनरी होता है, और ये इधर को ये होता है, ये है ना, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसको कहते हैं log10। IMlog2 कैलकुलेट द बेस 2 logarithm ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो IMlog2 ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का बेस 2 लॉगरिदम निकालता है। क्या, बेस 2, समझ गए। जैसे ऊपर वाला बेस 10 लॉगरिदम निकालता था, ये log2 निकालता है, ठीक है। IMlog2 3
3 + 4i, एंटर करते ही ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखो, ये ऐसे काम करता है, ये log 2, ये ठीक है ना, समझ गए बात। फिर इसी तरह से 1 + 1i कम्प्लेक्स नंबर का 0.5 + 1.1 13 आएगा। 8 + 0i का 3, 16 + 0i का 4। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, log 2। फिर एक बार बता रहा हूँ, im log 2 ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का बेस 2 लॉगरिदम निकालता है। im पावर रेज ए कम्प्लेक्स नंबर टू ए स्पेसिफिक पावर। इम पावर ये किसी कम्प्लेक्स नंबर को एक तय पावर घात तक बढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐसे इक्वल, ठीक है ना, इक्वल कह दिया। यहाँ पे 2 + 3 पावर पता है ना पहले है आपको, इस तरह से ऐसे ये क्या लिखा है 2 की 3, 2 की 3 तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 2 को 3 बार, 2 × 2 × 2 ऐसे। तो ये देखो आंसर आ जाएगा इसका 8, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक कम्प्लेक्स नंबर भी है, ध्यान रखना। तो 2 + 3i, तो यहाँ पे लिख दिया इक्वल इम पावर 2 + 3i कम्प्लेक्स नंबर, फिर 3, तो एंटर करते ही ये आ जाएगा 46 + 9 0 0 0, ठीक है ना। फिर 1i लास्ट में। फिर इसी तरह से 1 + 2i का 2 - 3 + 4i, फिर 3 - 4i का 2 - 7 - 20i 24i, 0 + 1i का 4, 1 - 2 0.45 029 690 98 17 24e - 16i। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, im प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 2 और मोर कम्प्लेक्स नंबर टुगेदर। im प्रोडक्ट ये दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करता है, यानी कि गुणा करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे किया इक्वल im प्रोडक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा 2 + 3i, कोमा सेकंड नंबर क्या है 4 + 5i। अब एंटर करते ही क्या आंसर आएगा, -7 + 22i। अब भाई साहब अब यहाँ पे ना एक आई का स्पेशल नियम ये होता है, रूल ये होता है कि इसकी वजह से ये मेथड थोड़ा बदल जाता है। बस इस मेथड से याद रखो कि i × i इक्वल -i, यानी i² इक्वल -i। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ये इसमें देखो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, तो नॉर्मल अलजेब्रा है ना, 2 + 3i × 4 + 5i, यानी कि 2 × 4 इक्वल 8, 2 × 5i इक्वल 10i। फिर 3i × 4 इक्वल 12i, फिर 3i × 5i इक्वल 15i²। अब देखो 8 + 10i + 12i + 15i²। अब इस हिस्से को क्या करना है, जोड़ना है। फिर 10i + 12i + 22i। अब यहाँ से आया ये +2i, ठीक है ना। फिर 8 - 15 इक्वल, अब 8 में से माइनस करेंगे किसको, 15 को, तो आंसर क्या आया 7, ठीक है ना।
भाई सॉरी भाई, लेकिन मैं अब कॉपी के बिना तो मैं स्क्रीन वालों तुम्हें तो समझ आएगा नहीं, वीडियो वालों, लेकिन ठीक है तुम्हें तो समझ आ गया भाइयों, आ गया ना अच्छे से। चलो ठीक है, पर जिनको मैथ आता होगा तो उनको आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें कैसे पॉसिबल करूं कि इसमें मैं तुम्हें मैथ को कैसे निकाल के बताऊं। आई एम रियल एक्सट्रैक्ट ओनली द रियल नंबर पार्ट फ्रॉम ए कम्प्लेक्स नंबर। I am real extract only the real number part from a complex number। I am real ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में से सिर्फ रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। रियल वैल्यू वाला हिस्सा अलग करता है, यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कई बार होता है ना हमारा डाटा और नंबर बीच में मिक्स होते हैं, तो उसको ये अलग करता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, करते हैं प्रोग्राम, करते हैं प्रोग्राम को नहीं फंक्शन को। तो यहाँ में क्या किया, इक्वल इम रियल और यहाँ पे 3 + 4i, तो एंटर करते ही क्या आ जाएगा, i को छोड़ दिया इसने, देखो फर्स्ट जो था 3 उसको ले लिया, मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे 5 + 12i, यहाँ पे 5 को ले लिया, फिर -2 + 3j, तो यहाँ पे 2 को ले लिया, फिर 7 को, तो 7 तो रियल है ही, तो 7 को एक्सट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सेकेंड, कैलकुलेट द सेकेंड वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। आई एम सेकेंड ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की सेकेंड वैल्यू निकालता है, क्या करता है, सेकेंड वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे इक्वल आई एम सेकेंड और वैल्यू क्या है 3 + 4i, एंटर करते ही क्या आ जाएगा 0.36 और ये साइड 0.55551। फिर इस तरह 1 + 2i का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई एम इसका क्या आ जाएगा 0.15, फिर 0 + 1i का क्या आया, ठीक है ना, ये आ गया। फिर 1.5 + 0i का 14, ठीक है ना, 0.13। स्टैंडर्ड रियल सेकेंड व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज 0। IMSECH calculate the hyperbolic secant value of a complex number। IMSECH ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की हाइपरबोलिक सेकेंड वैल्यू निकालता है। यहाँ पे लिखा इक्वल IMSECH और यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, एंटर करते ही आंसर आ जाएगा। इसका क्या निकाला है इसने, हाइपरबोलिक सेकेंड वैल्यू क्या आई 0.065 और 0.075। फिर 1 + 2i का क्या आया 0.413, 0.687। फिर 0 + 1i की क्या आई 1.85। 1.5 + 0i का क्या है 0.42। वन 1.5 + 0i का क्या आया 0.997, ठीक है। लिखा है ना स्टैंडर्ड रियल साइन व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करता है IMSECH, ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की हाइपरबोलिक सेकेंड वैल्यू निकालता है। IMSIN कैलकुलेट द साइन वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। IMSIN ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का साइन वैल्यू निकालता है, क्या निकालता है, साइन वैल्यू। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा IMSIN और नंबर क्या है इसमें 3 + 4i, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसके नंबर के साथ
करैक्टर भी टाइप हो। तो यहाँ पे क्या लिखा 3 + 4i, और जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या निकाल देगा, कम्प्लेक्स नंबर का साइन वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज ऑफ कम्प्लेक्स इनपुट। ठीक है ना। IMSINH कैलकुलेट द हाइपरबोलिक साइन वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है और ये किसी कम्प्लेक्स नंबर का की हाइपरबोलिक साइन वैल्यू निकालता है। क्या करता है, हाइपरबोलिक। थ्री प्लस 4i, कम्प्लेक्स नंबर क्या है 4i, 3 + 4i। एंटर करते ही क्या करेगा, -6.54। अब ये क्या है, यूज हाइपरबोलिक एंड स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर कम्प्लेक्स इनपुट। ठीक, इसी तरह से 1 + 2i का क्या आया, 0 पॉइंट ये आया। इसी तरह से 0 + 1i का क्या आया, 0.84 आया। फिर 2 + 0i का क्या आया, 2 + 0i का आया 3.62। ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रियल हाइपरबोलिक साइन व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ इज 0। m squared SQRT स्क्वायर रूट, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। IM², ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या, इक्वल स्क्वायर रूट, सॉरी IM²। थ्री + 4i वैल्यू एंटर करते ही यहाँ पे क्या आया, 2 + i। ठीक है। अब इसी तरह से 1 + 2i का क्या आया, 1.27 आया। फिर -4 + 0i का क्या आया, 1.22। फिर 9 + 0i का क्या आया, 3। ठीक है ना। स्टैंडर्ड रियल स्क्वायर रूट व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज 0 √9। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 है तो 9, 3 × 3 = 9। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, IMSQRT ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट निकालता है। IMSUB सब्ट्रैक्ट वन कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम अनदर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करता है, यानी कि घटाता है, सब्ट्रैक्ट करता है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, घटाना। ठीक है। तो IM सब्ट्रैक्ट कर दिया, किस में से किसको करना है, तो यहाँ पे हमें करना है 5 + 8i। ठीक है, कोमा 2 + 3i। तो एंटर करते ही क्या हो जाएगा, इस तरह से 3 + 5i आंसर आ जाएगा। जैसे 5 - 2 तो क्या आया, 3। फिर इस तरह से 8i - 3i तो क्या आया, 5i। इसी तरह से 10 + 4i, 4 - 2i का क्या आएगा, 6 + 6i। फिर 7 + 5i का क्या आया, 7 + 0i। तो क्या आया, इसका आंसर आया 5।
ठीक है ना। फिर 3 + 2i और सेकंड वैल्यू है 5 + 6i। तो इसका आंसर क्या आया, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। 3 - 5 क्या होता है, -2 आ गया, और 2 और 6i इस 4 आ गया, ठीक है ना, -4। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है, समझ आ ही गया होगा। मतलब सिंपल ही काम करता है, जैसे हम माइनस करते हैं बस उसके साथ जो वैल्यू लगी है तो वो साथ में चलती है। आई एम सम एड्स 2 और मोर कम्प्लेक्स नंबर टुगेदर। आई एम सम ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को आपस में ऐड करता है, यानी कि जमा करता है, जोड़ता है। और यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल से है, इक्वल आई एम सम, और अब सीधा से जो भी पहला कम्प्लेक्स नंबर है उस पर क्लिक कर सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं कि कहाँ पे है। तो ये है A165 में, फिर यहाँ पे सीधा कोमा लगा लो। सेकंड नंबर कहाँ है, ये है B165 में। तो 3 + 1 कितना होता है 4, और 4 + 2 कितना होता है 6। ये 6 4 देखो, 3 + 1 4 एंड 4 + 2 6i, ठीक है। इस तरह से काम करता है ये, देखो मेथड, कैलकुलेशन का मेथड, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, आई एम 10 कैलकुलेट द टेंजेंट वैल्यू ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की टेंजेंट वैल्यू निकालता है, और चलो निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे कौन से नंबर के कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 + 4i। इस पे जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इस तरह से आएगा 0.000187। अब इन्हीं को यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डी करेंगे, तो इसका क्या है 1 + 2i का, इसका है 0.038 + 1.01 आगे जो भी वैल्यू है, ठीक है। फिर इसी तरह से 1.5 + 0i का क्या आया 14 आ गया। स्टैंडर्ड रियल टेंजेंट व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज 0, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ ए प्योर इमेजिनरी नंबर 10 1। इंडेक्स fetches a specific value from a table by looking at its row and column number। ये रो और कॉलम नंबर का यूज करके किसी टेबल से खास वैल्यू को निकाल कर लाता है। मतलब किसी भी रो या कॉलम में से जो भी हम बोलेंगे उसके हिसाब से ये वैल्यू को लाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इक्वल INDEX इंडेक्स लिख दिया, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे जिस भी रो और कॉलम में से आपको वैल्यू को करना है पूरा सिलेक्ट कर दिया। ये कहाँ है, B177 से लेकर D180 तक, ठीक है ना, यहाँ तक है। फिर यहाँ पे कोमा 1, फिर कोमा 1 कि फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में से वैल्यू आ जाए। तो एंटर करते ही यहाँ पे लेफ्ट टॉप के 1200 आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि सेकंड आ जाए, एंटर करते ही क्या आएगा 450 आया, क्योंकि सेकंड कॉलम का बता दे। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे सेकंड का करेंगे तो क्या आएगा 500 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड किया और यहाँ पे फर्स्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कॉलम में से जो पहला कॉलम है यहाँ से सेकंड जो है रो उसका डाटा यहाँ पे फैच होके आगे जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये करता है। अब इस तरह से तीसरे का निकालना है तो इसका यहाँ पे यहाँ से मैंने कहा जो तीसरा है ना, तीसरा नंबर है जो क्या कॉलम,
उसका मुझे कौन सा चाहिए, दूसरा चाहिए। क्या चाहिए, दूसरा चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो 800, ओ सॉरी, तो यहाँ से मैंने कहा तीसरा जो है ना उसका तीसरा चाहिए, तो एंटर करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे 750 आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम, और रो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से काउंट करता है ये। ठीक है, पर इसका ज़्यादातर ये यूज़ होता है मैच के साथ, होता है इंडेक्स मैच के साथ, तो वो भी आप देख सकते हो इसके साथ। अभी आ रहा है, वैसे मैच हम अलग से सिखाएंगे, लेकिन आ रहा है तो यहाँ पे इसके साथ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रो है और यहाँ पे कॉलम्स हैं, और यहाँ पे कॉलम में जनवरी फरवरी और मार्च का डाटा लिया, और रो में टीवी मोबाइल और लैपटॉप लिए हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या देखना है, लुकअप क्या करना है, मैंने कहा मुझे लैपटॉप देखना है, कौन से महीने का देखना है, फरवरी का देखना है, तो क्या आ गया 95 आ गया। कैसे आ गया 95, क्यों आया 95, देखिए ईमानदारी से देखिए यहाँ पे कि हमने क्या कहा, इंडेक्स B1 से लेकर D4 के बीच में जो वैल्यू है, मतलब V1 से लेकर D4 के बीच में वैल्यू, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में वैल्यू है। फिर मैच करें किसके साथ, B5 के साथ, और A1 से लेकर A4 के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ, फिर 0, फिर मैच करें को किसके साथ, B6 को। B6 में क्या है, B6 में हमारा फरवरी है, तो B1 से लेकर D1 में जो है उसके साथ मैच करें, कोमा 0। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सीधा आ गया 95। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या लिखूँ कि मुझे लैपटॉप की जगह क्या देखना है, टीवी देखना है, तो यहाँ पे मैंने टीवी डाल दिया। देखो अगले में टीवी है, लैपटॉप तो ये तीसरे नंबर में था, टीवी है, तो टीवी पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। क्यों आएगा 10, क्योंकि टीवी फरवरी, तो ये देखो टीवी और फरवरी के सामने क्या 110 है, तो ये 110 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से इंडेक्स मैच के साथ इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडायरेक्ट कन्वर्ट टाइप्ड text like A1 into a real cell reference that Excel can understand। इंडायरेक्ट ये लिखे हुए टेक्स्ट जैसे A1 को या A1 को या B1 को या C1 को या D1 को या D10 को एक असली सेल रेफरेंस में बदल देता है, जिसे एक्सेल समझ सके। तो जो भी उसके अंदर लिखा होता है वो सेल के अंदर आ जाता है। तो चलो फार्मूला टाइप करो। तो फार्मूला है यहाँ पे हमने कहा इक्वल INDIR इंडायरेक्ट इक्वल इंडायरेक्ट। अब कोई भी आपको रेंज जो लेनी है, जैसे मान लो हमने कहा B185, तो यहाँ पे लिख दिया B185 और यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट किया और एंटर करते ही क्या बता देगा। अब B के अंदर 185 के अंदर क्या है 1500 है, तो वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से A लिखेंगे यहाँ पे, A के अंदर जो वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी। क्या है A के अंदर, साउथ है। यहाँ से देखो A के अंदर क्या है 185 में साउथ, तो यहाँ पे साउथ आ गया। तो कहने का मतलब क्या है इसका, क्या करता है ये लिखे हुए टेक्स्ट या नंबर को असली सेल रेफरेंस में बदल देता है, जिसे एक्सेल समझ सके। ठीक है ना, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। इंफॉर्मेशन गिव्स यू टेक्निकल डिटेल अबाउट योर करंट एक्सेल इन्वायरमेंट और कंप्यूटर सिस्टम। ये इन्फो ये आपको आपके मौजूदा एक्सेल एनवायरनमेंट या कंप्यूटर सिस्टम की, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्निकी इंफॉर्मेशन बताता है। फार्मूला कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ पे लिख दिया इन्फो, फिर यहाँ पे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का पता करना है तो OS वर्जन, जैसे ही OS वर्जन लिखेंगे फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है कि विंडोज़ 64 बिट एंटी वर्जन ये। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन मोड करना है तो यहाँ पे इक्वल इन्फो री कैलकुलेशन
इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर करते ही क्या आएगा, कैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक मैनुअल में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से तो यहाँ पे क्या आएगा, नम फाइल। ठीक है, एंटर करते ही क्या आ जाएगा, टोटल कितनी फाइल हैं एक्सेल में खुली हुई हैं ये सब ये बताता है। ठीक है, इसी तरह से इज इक्वल इन्फो रिलीज। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमें कि कौन सा वर्जन ओपन किया हुआ है। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ एक्सेल, आपके एक्सेल में कौन सा वर्जन खुला है, करंट में एक्सेल में कितनी फाइलें खुली हैं, 33 खुली हैं हमारी। ऑटोमेटिक आपकी चेंज होंगी लेकिन ये सेम नहीं दिखाएगा। कैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक है या मैनुअल, ऑटोमेटिक है। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो जो 11 होगा तो आपके 11 आ जाएगा, हमारे में 10 है अभी तो 10 दिख रहा है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। इन राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर, एग्जाम्पल 5.9 बिकम 5। इंट ये किसी नंबर को राउंड डाउन करके सबसे नज़दीकी पूरे नंबर होल नंबर में बदल देता है। जैसे 5.9 का बदल कर 5 कर देगा, या 5.8 का बदल कर 5 कर देगा, इस तरह से। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल INT इंट जैसे 5.9 एंटर करते ही खाली क्या दिखा, 5 दिखा। या इसी तरह से यहाँ पे हमने कहा इज इक्वल टू इंट, फिर यहाँ पे सम। ठीक है, फिर इन दोनों नंबर का सम कर दिया है ना, और यहाँ पे कर दिया एंटर। तो इस तरह से कितना आया, उसके पॉइंट की वैल्यू हटा दी ना, इस तरह से यूज होता है ये। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे भी है इसी तरह से इंट सम। ठीक है, और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट तो पता है ही, इक्वल 100.100। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, सीधे 100 कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यूज होता है ये। इंटरसेप्ट predict where a trend line will hit the y-axis based on exciting data। ये पुराने डाटा के आधार पर प्रेडिक्शन या अंदाज़ा लगाता है कि कोई ट्रेंड लाइन बाई एक्सिस बेस्ड को कहाँ काटेगी। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल इंटरसेप्ट। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्या लेनी है, सेल लेनी है। सेल क्या है, सबसे पहले 10, 15, 18 और 25। फिर उसके बाद क्या करना है, कोमा करना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट करनी है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि इतनी सेल के लिए इतना एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइज इतनी सेल के लिए हुआ, फिर ये एडवर्टाइज इतनी के लिए, ये इतनी के लिए, ये इतनी के लिए। अब ऐसे हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3.5। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप एडवर्टाइज पर 0 खर्च करेंगे तब भी पुराने डाटा की ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा 3.5 यूनिट सेल फिर भी होगी। क्या होगी, 3.5 यूनिट फिर भी हमारी सेल होगी। अब बाई एक्सिस को वही काटता है जहाँ x इक्वल 0 होता है। ठीक है ना, जब x इक्वल 0 होता है तो वही बाई को काटता है।
अब सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी एडवर्टाइज बिल्कुल जीरो हो जाती है तो फिर भी आपकी सेल बिल्कुल जीरो नहीं होगी, मतलब इतनी सेल फिर भी होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट फॉर ए फुली इन्वेस्टेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंट रेट ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट की गई फाइनेंशियल सिक्योरिटी की इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता है। ये क्या करता है? इंटरेस्ट रेट ये पूरी तरह से इन्वेस्ट की गई फाइनेंशियल सिक्योरिटी की या बैंक में जो इन्वेस्ट किया होता है उसकी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे मान लो हमने क्या इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट कर दिया 9,50,000 और 1 साल बाद हो गए हमारे कितने हो गए। ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, इक्वल INT रेट, फिर यहाँ पे सेटलमेंट डेट कौन सी है 1/4/26 और मैच्योरिटी डेट कब की है ये वाली। ठीक है, यानी कि आपने इस डेट को इतना इन्वेस्ट किया और इस डेट को इसकी मैच्योरिटी डेट है। ठीक है। और परचेज प्राइस मतलब जो शेयर या तुमने सिक्योरिटी जो खरीदी है कितने की खरीदी थी, कितने की खरीदी थी। ठीक है ना, कोमा लगा दो, इतने की खरीदी थी और आज उसकी करंट वैल्यू क्या है, इतनी है। तो एंटर करते ही बता देगा कि इतने परसेंट 0.052% का आपको रिटर्न मिला है। पर अगर मान लो यहाँ पे 5 लाख लिखते हैं तो 5 लाख का कितना है, यहाँ पे 10 लाख है, तो ये वन का मतलब यही हो गया कि 100% रिटर्न मिली है। कितनी मिली है? 100% आपको रिटर्न मिली है। ठीक है ना। जिस डेट में इन्वेस्ट किया, जो मैच्योरिटी डेट है वो, और इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया था जितने का, और जितने की सेल वैल्यू है अगर शेयर है तो। इसका वन का मतलब सीधा सा ये है कि कितने परसेंट रिटर्न मिली है, 100%। लेकिन यहीं पे अगर मान लो हमने 8 लाख रुपए की इन्वेस्ट की होती तो फिर कितना दिख रहा है कि ये 25% की क्या मिली है, क्या मिला है, 25% हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो भी है, जो भी कहना है, मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से कहो तो फिर प्रॉफिट बोलेंगे, है ना। IPMT कैलकुलेट ओनली द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ योर लोन EMI फॉर ए स्पेसिफिक मंथ। ये किसी खास महीने के लिए आपकी लोन EMI में से सिर्फ और सिर्फ ब्याज वाले हिस्से की कैलकुलेशन करता है, और ज़रूरी नहीं कि हर किसी खास महीने की, चाहो तो आप एनुअली भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। पर निकाले बताएगा ओनली इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने लोन अमाउंट है 1 लाख, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10%, टोटल ईयर है 3, टोटल ईयर है 3, टोटल ईयर 3 है, ध्यान रखना। और यहाँ पे हमने क्या किया, B216 मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड कर दिया 12 से, कि मंथली निकालने के लिए, अगर मंथली में निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, B260 डिवाइड 12, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 10% डिवाइड 12, कोमा 2। ठीक। फिर B217 यानी कि जो 3 साल हैं पर उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्या करने के लिए, मंथली में निकालने के लिए। फिर माइनस B215, 215 में क्या हमारा, तो ये हमारा जो भी हमने लोन अमाउंट लिया है, तो एंटर करते ही वो बताएगा कि मंथली हमारी जो इंस्टॉलमेंट आएगी 36 महीनों के ही, तो वो आएगी 813 रुपये। लेकिन ये हर मंथ के हिसाब से बढ़ती रहेगी और हर मंथ के हिसाब से घटती रहेगी। और अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है फाइनेंस फार्मूलाज को,
तो सिंपल सी बात है, आपने कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है यूट्यूब में जाकर ACEI कंप्यूटर। जरूरी नहीं यूट्यूब के अंदर, आप गूगल के अंदर भी जाकर सर्च कर सकते हैं ACEI कंप्यूटर। आगे कोई सा भी फाइनेंस का फार्मूला टाइप कर लो, चाहे PMT लिख लो, IPMT लिख लो, तो वो 17 से 20 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर सारे के सारे कंप्लीट 30 से 35 फार्मूलाज फाइनेंस के समझाए हुए हैं। तो उसके अंदर आप अच्छे से फाइनेंस और स्टॉक मार्केटिंग से रिलेटेड सारे समझाए हुए हैं, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब ये तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। अब जहाँ पे इस तरह से ऐसे इंस्टॉलमेंट को जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या घटता जाएगा, ये घटता जाएगा। देखो घट गया ना, तो ब्याज अमाउंट घटता जाएगा। जितनी जितनी हमने हमारी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती जाएंगी तो उतना उतना ब्याज का अमाउंट कम होता जाएगा। देखो इतना कम हो गया, पर प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो उतना बढ़ता जाता है। तो ये अच्छे से उसमें डिफरेंस समझाया गया है, ठीक है ना। अभी तो हम खाली आई सीरीज़ के फार्मूला कर रहे हैं, तो इसके अंदर खाली आई बता रहे हैं, लेकिन वहाँ में खाली फाइनेंस के कवर की है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से आप चाहते हो कि अब हमें एनुअली निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इक्वल IPMT 10% डिवाइड 1 फिर यहाँ पे कोमा 1 फिर कोमा 1 लाख, तो एंटर करते ही ये बताया जाएगा 10,000। 1 लाख का 1 साल के लिए लिया है तो कितना आएगा 10, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। IRR कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू चेक इफ ए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। IRR ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है, इससे पता चलता है कि कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है या नहीं। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो हुआ है, जो हमने इन्वेस्ट किया है। अगर इन्वेस्ट कहना है तो इन्वेस्ट कह सकते हो, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो वो कह सकते हो। अगर आपने कोई मान लो बिजनेस में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो आप कहते हैं कि हम सिंपल सी बात कहते हैं कि आपने एक कैफ़े स्टार्ट कर लिया, साइबर कैफ़े, ठीक है। तो साइबर कैफ़े स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, तो आपने कंप्यूटर पे या इन सब चीज़ों पे कितना इन्वेस्ट कर लिया, 1 लाख कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको 20,000 की रिटर्न मिली। सेकंड ईयर में आपको मतलब जो आपको कैश फ्लो आपको मिला, ठीक है, सेकंड ईयर में 30,000, नेक्स्ट में 40, नेक्स्ट में 50, 60, 70, 80। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये बताए कि हमें एनुअली कितना मिला। तो यहाँ से लेकर जो इन्वेस्ट किया वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया, कोमा 0.1। अब इसका 0.1 का मतलब ये है कि एक्सेल के अंदर ये हमें गैस वैल्यू देना पड़ती है, क्योंकि ताकि एक्सेल जो है अपनी कैलकुलेशन को शुरू कर सके। अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी वो अपने आप मान के चलेगा 10%, लेकिन ये गैस वैल्यू होती है, ध्यान रखना। वो जो आंसर देगा वो जो रियल होगा वही देगा, ठीक। तो यहाँ से मैंने जैसे ही एंटर किया तो एंटर करते ही क्या बताया उसने, 34% एनुअली रिटर्न मिली है, क्योंकि 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो निकाले हमने तो वो कितने निकाले हैं, निकाले 3,50,000। देखो यहाँ पे देख सकते हो हम नीचे, ठीक है, समझ गए। हाँ, इन्वेस्टमेंट ये बढ़िया वाली है, ठीक है ना। इतने अगर इतनी रिटर्न मिल जाए ना भाई साहब, करोड़पति सबसे पहले तो तुम ही बनोगे। बिल्कुल लेके चलेंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब हम 500 फार्मूलाज की लिस्ट बना रहे हैं, तो ये सीरीज़ 500 फार्मूला की जब चल रही है तो इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इतना काम का नहीं है। तो ये है इज ब्लैंक चेक्स इफ ए सेल इज कम्प्लीटली एम्पैथी रिटर्न ट्रू इफ इट इज फॉल्स। ये चेक करता है कि कोई सेल पूरी तरह से खाली है या नहीं, खाली होने पर ट्रू,
देता है और खाली नहीं होगा तो फॉल्स। तो फॉर्मूला हमारा इक्वल इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। और यहाँ पे मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया और फिर मैंने बोला कि ये हमारा सेल ब्लैंक है या नहीं। ये बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं है तो देखो फॉल्स आ गया। लेकिन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया इसको शिफ्ट के साथ और फिर कंट्रोल डी। तो नेक्स्ट क्या आया, ट्रू आया। क्यों आया ट्रू? क्योंकि देखो ये ब्लैंक है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। कुछ नहीं करना है, इस ब्लैंक और किसी भी सेल का रेफरेंस दे दो तो वो बता देगा कि ये वाला सेल ब्लैंक है या नहीं। तो हमारे केस में ये वाला सेल क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, समझ गए बात। इज एरर चेक इफ ए सेल हैज एनी एरर एक्सेप्ट द हैश नॉट अवेलेबल एरर। इज एरर ये चेक करता है कि सेल में हैश नॉट अवेलेबल को छोड़कर कोई और एरर है या नहीं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, किया यहाँ पे इक्वल, इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ तो वैल्यू एरर आ गई यहाँ पे। अब क्या करना है हमें यहाँ पे देखना है इक्वल इज एरर, इज एरर इज ERROR इज एरर। और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, एंटर करते ही क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एरर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे हमने क्या कहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इफ इज एरर B240 डिवाइड C40 एरर इन कैलकुलेशन B40 डिवाइड C240। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि एरर नहीं आ रही है। ठीक है ना, इससे तो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, फिर एरर है तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर ट्रू आ गया। मतलब सीधी सी बात है, इज एरर कि यहाँ पे एरर है या नहीं। ठीक है, एक होता है इक्वल इज एरर, ये वाला। ठीक है, अब ये जो ये एरर है ये करता है, ये चेक करता है कि सेल में #NA को छोड़कर कोई और एरर है या नहीं। ठीक है ना, जैसे कि ये वाली है ना। और ये जो होता है सभी एरर को चेक करता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस एरर ये सभी को चेक करता है। इज एरर चेक इफ ए सेल हैज एनी टाइप ऑफ एरर रिटर्न ट्रू इफ एन एरर एग्जिट। मतलब कोई भी एरर आने पर ट्रू आएगा और इसमें खाली इसको छोड़ के और कोई भी एरर होगी तो क्या आएगा। कहने का मतलब जो इस एरर है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये चेक करता है कि सेल में हैश नॉट अवेलेबल को छोड़कर कोई और एरर है या नहीं, ये वाली एरर को छोड़कर। और ये है, ये सारी एरर को चेक करता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात समझ लो। वैसे दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये हर एरर पे काम करेगा और ये खाली इसको छोड़ के, इस वाली एरर को छोड़ के सभी पे काम करेगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ये दोनों लगा दिए मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल इज एरर ये वाली, और यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, एंटर करते ही ये क्या कर देगा, फॉल्स बताएगा। क्यों बताया फॉल्स, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये एरर कौन सी है, नॉट इसको छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरी एरर लगा दी, इक्वल
इज एरर, ये वाली एरर। तो ये लगाई और यहाँ पे इसी बटन पे क्लिक किया तो एंटर करती है, क्या बताएगा? ट्रू। तो कहने का मतलब ये सभी एरर को बताएगा और ये खाली इसको छोड़ के बाकी सभी को। तो ये बी लुकअप का हमने वैसे ही गलत सलत लगा दिया, ठीक है। इज इवन checks if a number is even, like 2, 4, 6, return true if it is। ये चेक करता है कि कोई नंबर इवन है या नहीं। जैसे 2, 4, 6 इवन होने पर ट्रू आंसर आएगा। फॉर्मूला कैसे काम करेगा? इक्वल इज इवन, ये इवन है या नहीं। इवन होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो ये इवन है, ये ऑड है, फिर ये इवन है। तो इवन वाला ट्रू और ऑड वाला फॉल्स। इसी तरह से इज ऑड 104, क्या हो गया? इज इक्वल टू इज ऑड फॉल्स। अब जो होगा ऑड नंबर उसका ट्रू आएगा। जैसे मान लो इसको 103 करते हैं तो ट्रू, मान लो इसको 1 किया तो ट्रू, लेकिन इसको यहाँ पे 106 करेंगे तो फॉल्स। इज फार्मूला चेक्स इफ ए सेल contains a formula instead of normally type text or number। इस फार्मूला ये चेक करता है कि किसी सेल में साधारण टेक्स्ट या नंबर की जगह कोई फार्मूला लगा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1500 डायरेक्ट टाइप कर लिया, यहाँ पे प्लस कर दिया 100 + 500 और फिर यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर दिया और यहाँ पे लिख दिया इक्वल इज फार्मूला। हमने कहा कि इसमें फार्मूला है, एंटर करते बताएगा फॉल्स, नहीं है। फिर इक्वल फार्मूला, तो इक्वल फार्मूला है या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया इक्वल 1000 + 500 1500, तो वहाँ पे ट्रू आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी 255 में क्या लगा था? फार्मूला लगा था। कौन सा फार्मूला लगा था? 100 + 500, तो इसलिए ट्रू आ गया। और जिसमें नहीं लगा, डायरेक्ट खाली टेक्स्ट है, तो वहाँ पे क्या आ गया? वहाँ पे आ गया सीधा फॉल्स। इज लॉजिकल चेक्स इफ ए सेल कंटेन्स ए लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स। इज लॉजिकल ये चेक करता है कि किसी सेल में लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स है या नहीं। इज इक्वल इज लॉजिकल, यहाँ पे यस वाले पे क्लिक कर दिया, यहाँ से एंटर कर दिया तो फॉल्स आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा? हमने कहा इफ 100 > 80 तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ पे क्या आया? फॉल्स आया, क्योंकि लॉजिकल वैल्यू नहीं है, इज लॉजिकल नहीं है। पर इसी तरह से नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया? 450 लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या आया? क्योंकि डायरेक्ट 450 लिखा है तो यहाँ पे फॉल्स आया। पर यहाँ पे क्या कहा है? हमने कहा इक्वल 5 > 2 ट्रू, तो ये क्या है? ट्रू। यहाँ पे ट्रू क्यों आया? क्योंकि ये इज लॉजिकल है। क्या है? इज लॉजिकल, ठीक है। इज एन ए चेक्स
स्पेसिफिकली फॉर द हैश एन ए मतलब हैश नॉट अवेलेबल एरर रिटर्न ट्रू इफ इट फाइंड इट इज एन ए, ये खास तौर पर हैश नॉट अवेलेबल एरर को चेक करता है, ये मिलने पर ट्रू देता है। अगर हैश एन ए होगा तो ट्रू आएगा। और ये एरर कब आती है? खासकर वी लुकअप में आती है, ठीक है, जब सेल रेफरेंस नहीं मैच करता। तो यहाँ पे किया इक्वल ISNA। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एंटर करते हैं, इसको तो फॉल्स बताएगा क्योंकि 1500 लिखा है, ठीक है। क्यों बताया फॉल्स? क्योंकि इसमें हैश NA नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके नीचे यहाँ से ड्रैग करेंगे ऐसे तो इस पर क्या बताया? इज NA B265। तो इसके अंदर क्या है? हैश NA है तो ट्रू आ गया, समझ गए। अब इसमें रेफरेंस एरर है लेकिन इसमें भी फॉल्स आया, कहने का मतलब खाली यही वाली लेगा वो, ठीक है ना। इज नॉन टेक्स्ट चेक्स इफ ए सेल कंटेंट्स एनीथिंग अदर देन टेक्स्ट लाइक नंबर, डेट और ब्लैंक्स। इज नॉन टेक्स्ट ये चेक करता है कि सेल में टेक्स्ट के अलावा कुछ और जैसे नंबर, डेट या खाली जगह है या नहीं। इसका फार्मूला सिंपल है, इक्वल इज नॉन टेक्स्ट। साफ साफ समझ आ रहा है। नॉन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अलावा कुछ और है कि नहीं। अगर टेक्स्ट होगा तो फॉल्स आएगा, उसके अलावा कुछ और होगा तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया और इसको सेलेक्ट किया तो ट्रू आ गया। क्यों आया ट्रू? अब यहाँ पे क्या लिखा है? टेक्स्ट लिखा है तो इसको फॉल्स बता दिया, क्योंकि नॉन टेक्स्ट बोला है उसने। क्या बोला है फॉर्मूला में? इज नॉन टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अलावा कुछ है कि नहीं। तो सभी में है। देखो इस पे एरर है तो ट्रू आ गया, इसमें डेट है तो ट्रू आ गया, इसमें टेक्स्ट है तो फॉल्स आ गया, क्योंकि फॉर्मूले का नाम ही क्या है? इज नॉन टेक्स्ट, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें पूरा कंप्लीट एक्सेल सीखने के लिए। इज नंबर चेक्स इफ ए सेल कंटेंट्स ए नंबर, रिटर्न ट्रू इफ इट डज। इस नंबर ये चेक करता है कि किसी सेल में कोई नंबर है या नहीं। नंबर होने पर ट्रू देता है और नंबर नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे इक्वल इज नंबर की नंबर है या नहीं। तो ये नंबर है 450, एंटर करते ही क्या आया? ट्रू आया। लेकिन यही फार्मूला मैं नीचे लाऊंगा, नीचे लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो लिखा है। तो उसको क्या बता दिया इसने? फॉल्स बता दिया, ठीक है। इज नंबर A278 मतलब A278 के सामने क्या लिखा है? हेलो, तो उसको फॉल्स बता दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? डेट डाल दी, पर डेट है तो डेट है लेकिन किससे? नंबर से बनी है, तो इसको भी क्या कर दिया उसने? ट्रू बोल दिया। फिर 50% लिख दिया तो ट्रू बोल दिया। पर यहाँ पे 100/0 लिखा तो इसको क्या बताया उसने? फॉल्स बताया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि क्या उस सेल में जो सेल है तो उसमें वैल्यू जो है वो नंबर है कि नहीं। ISO वीक नंबर टेल्स यू द वीक नंबर ऑफ द ईयर फॉर ए गिवन डेट। इस नंबर ये चेक करता है कि किसी सेल में कोई नंबर है, इस ISO वीक नंबर ये किसी दी गई डेट के लिए साल का नंबर वीक नंबर बताता है, मतलब ईयर्स का वीक नंबर। ध्यान रखना, क्योंकि ईयर भी 1 ईयर में 52 वीक होते हैं ना, तो वो बताता है कि कौन सा वीक नंबर है। ऐसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इस ISO वीक नंबर, ISO वीक नंबर 112026। तो 112026 में फर्स्ट वीक ही तो होगा, ठीक है ना, ईयर का।
इसी तरह से 14/8/26 को 33 वीक होगा। इसी तरह से 15/8/26 को कौन सा वीक हो जाएगा? 33 वीक ही रहेगा। ये 14/8 और 15/8 है ना, एक दिन का ही तो फर्क है। पर मानो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 15/11, तो 15/11/26 को 46 वीक पहुँच गया है ना। पर इसी तरह से 12/12/25 को कौन सा वीक था, ये भी तो देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि 50, क्योंकि टोटल 52 वीक होते हैं 1 ईयर में। तो यहाँ पे 12/12 आ रहा है। यहाँ पे 12 के बाद 24 करेंगे तो, जब 25 करेंगे तो क्रिसमस डे के दिन क्या हो गया? अच्छा, मैंने गलत डेट लिख दी। ठीक है, पहले 25 आएगा इसमें क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड में डेट है। तो यहाँ पे 25, फिर मैंने 12 लिख दिया, 25/12 सॉरी 25/12/25, तो 52 वीक हो गया क्योंकि लास्ट वीक होता है ये, है ना। समझ गए? इसी तरह से यहाँ पे 26 में करना है तो ये भी लास्ट वीक ही दिखेगा। तो इस तरह से ये बताता है कि कौन सा वीक चल रहा है। और ये 52 वीक होते हैं, कहाँ से लेकर 1 से चालू होता है, 52 होते हैं। एक ईयर में 52 वीक ही होते हैं। Is PMT calculate the interest paid during a specific period of an investment? Is PMT ये किसी इन्वेस्टमेंट की तय अवधि के दौरान दिए गए ब्याज की कैलकुलेशन करता है। किसकी? ओनली इंटरेस्ट की, ओनली ब्याज की, खाली ब्याज की, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे जीरो बेस्ड पीरियड है, जैसे 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे लोन अमाउंट है 10,000, फिर इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट रेट 10% है। तो 10% का 10,000 का 10% कितना हुआ? ठीक है, यही हुआ ना, इक्वल यही हुआ 1,000। हाँ, तो देखिए अब फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इक्वल इज PMT, इक्वल इज PMT। सबसे पहले 10% क्या है? इज PMT ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले 10% क्या है? इंटरेस्ट का रेट है। तो यहाँ पे 10% डाल दिया, फिर कोमा। अभी तो 0 इंस्टॉलमेंट, मतलब अभी कोई इंस्टॉलमेंट भरी नहीं है, ठीक है। कोमा, अब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 0 के बाद 1, 2, 3, 4 है। तो कोमा यहाँ पे मैंने क्या लिया? टोटल इंस्टॉलमेंट 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 ही लिख दिया, ठीक है ना। 4 में से अभी 0 इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 0 लगाना है तो 0 भी लगा सकते हैं यहाँ से इसकी जगह, या फिर 0 टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोमा। अब टोटल अमाउंट कितना है? जो लोन अमाउंट है ये 10,000 है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एंटर करना है। तो ये 1,000 दिख रहा है, सॉरी हाँ 1,000 दिख रहा है। लेकिन मान लो नेक्स्ट में क्या हो गया? 750 रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई। तो कहने का मतलब 250 रुपये कम हो गए। फिर यहाँ से थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ? 250 रुपये और कम हुए, 500 रह गए। फिर यहाँ से नेक्स्ट में क्या हुआ? और कम हो गए। अब लास्ट में क्या है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जैसे फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी तो आपका 0 हो जाए, ब्याज रह जाएगा, उसके बाद कुछ ब्याज ही नहीं रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? देखो दोबारा देख लो इसको, सिंपल वर्ड है, इक्वल इज PMT। फिर यहाँ पे जितना भी हम हमारा मान के चलो जो इंटरेस्ट परसेंटेज होती है ना वो आता है। तो यहाँ पे मैंने मान के चलो उसके बाद 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है? कोमा करना है। फिर क्या करना है?
फिर जो हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, तो अभी मान लो 0 है ना। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट भरनी है, तो मान के चलो मैंने कहा मुझे 4 इंस्टॉलमेंट टोटल भरनी है, कोमा अमाउंट कितना है टोटल 1 लाख। अब 1 लाख डाल दिया, अभी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, तो क्या बताएगा, पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट बता देगा कि टोटल इंटरेस्ट इतना है। कितना है ये तो सभी जानते हैं कि 12,000 है, क्योंकि 1 लाख का 12% 12,000 ही होता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 लगा दूंगा, तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई। तो जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी तो फर्स्ट लोन भी चला जाएगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9,000 रह गए। फिर इसी तरह से मानो मेरी तीसरी सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर चली गई, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो कितने रह गए 6,000 रह गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी एक और इंस्टॉलमेंट चल गई थर्ड, तो ये 3,000 रह गए। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट जाते ही क्या हो जाएगा, 4 में से जैसी फोर्थ इंस्टॉलमेंट जाएगी तो क्या होगा 0, क्योंकि कोई इंटरेस्ट अमाउंट बचेगा ही नहीं। ठीक है, और बाकी डिटेल से देखना है तो ये फाइनेंस के देखने तो कोई सा भी फार्मूला टाइप कर लो, ACI कंप्यूटर लिख के, चाहे गूगल में, चाहे यूट्यूब में, है ना, चाहे फेसबुक में, कहीं भी टाइप करो ACI कंप्यूटर इज PMT है ना, IPMT, कोई सा भी एक फंक्शन लिखोगे, सभी का एक वीडियो बना हुआ है एक साथ, उसमें देख सकते हो, और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, यह इज PMT। लेकिन अगर सारे PMT सीरीज के देखने हैं तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे ऐसे लिखना है ACEI कंप्यूटर, आगे क्या लिख देना है PMT या IPMT या, है ना, कोई सा भी मतलब अपना फाइनेंस फंक्शन डालोगे तो वो पूरी लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। Is reference checks if the value inside is a valid cell reference like A1 or A2 or not। इज रेफरेंस ये चेक करता है कि दी गई वैल्यू एक सही सेल रेफरेंस जैसे A1 B1 है या नहीं। तो फार्मूला सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इस पर, फिर भी आना चाहिए आपको। जब सीरीज़ में हम लेके चल रहे हैं कि हर फार्मूला बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, इक्वल इज रेफरेंस और रेफरेंस ले लिया यहाँ पे A 298 का। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे बताएगा ट्रू, समझ गए। अब इसी तरह से क्या है, हम किसी भी सेल का रेफरेंस ले रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल रेफरेंस, नेक्स्ट सेल रेंज रेफरेंस, फिर नेक्स्ट इट इज एनक्लोज इन कोट्स मेकिंग इट टेक्स्ट नॉट ए रेफरेंस। तो इस तरह से रेफरेंस नंबर आपको बता देगा। तो सिंपल सी बात है कि ये बताएगा कि रेफरेंस है या नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा और होगा तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है इज टेक्स्ट चेक इफ ए सेल कंटेन्स टेक्स्ट रिटर्न ट्रू इफ इट डज। यानी कि ये चेक करता है कि किसी सेल में टेक्स्ट लिखा है या नहीं, टेक्स्ट होने पर ट्रू देता है और नहीं होने पर फॉल्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इक्वल इज टेक्स्ट, कि टेक्स्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू पे क्लिक किया और यहाँ से एंटर किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट है तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन ये टेक्स्ट है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि A307 में टेक्स्ट नहीं है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, ये भी क्या है, डेट है, तो डेट में क्या नंबर डले हैं, तो ये भी क्या है, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये भी फॉल्स आया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा बुलियन है। ठीक है, फिर हैश
नॉट अवेलेबल, ये भी क्या आया हमारा, फॉल्स आया। ध्यान रखना ये टेक्स्ट में आंसर तो आ रहा है, लेकिन ये है क्या, ये हमारा लॉजिक वैल्यू और नॉट टेक्स्ट। ये लॉजिक वैल्यू है, टेक्स्ट नहीं है। ये डेट और स्टोर है नंबर इन एक्सेल, तो ये स्टोर डेट में नंबर कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी फॉल्स आया। फिर उसका नंबर और नॉट टेक्स्ट, तो ये नंबर टेक्स्ट नहीं है, तो ये सारे फॉल्स आएंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह से खाली सेल कोई छोड़ा होगा तो खाली सेल के लिए भी क्या कहेगा, फॉल्स, क्योंकि उसमें भी टेक्स्ट नहीं है। कहने का मतलब जिसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, जैसे लॉजिक में वैल्यू नहीं होगी तो वो जो होगा वो टेक्स्ट माना जाएगा। ये ट्रू है तो सही, लेकिन ये क्या है, लॉजिकल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे लॉजिक आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है। और वीडियो देखने वालों धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर और लाइक करो और सब्सक्राइब करो।